नमस्कार सभी को। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो जो किया था वो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हमने देखा था। तो हम आज की जो वीडियो है वहाँ से मेजर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हमारा जो मेजर टॉपिक है और आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। क्लियर? सो हम एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे कि एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। फाइन। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहली चीज़, एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले हम पहले डिमांड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? Yes. तो सबसे पहली चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो डिमांड होता क्या है? अगर हम इसको डिफाइन करें एक सिंगल वर्ड में, वो होती है क्वांटिटी, नॉट सिंगल, क्वांटिटी डिमांडेड। हम इसको क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं, या हम इसको लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और अ गुड। यानी आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितना भी आप क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, वो आपका क्या होता है? डिमांड होता है। ठीक है? हमारा जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था, उसकी डेफिनेशन में ही होता था, इट इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ऑफ एंड एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। राइट? सो क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी। ये वर्ड बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते थे, हम कहते थे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्यों भाई? जब माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट को डिस्कस करते ही हैं, तो हम किसी भी एक कमोडिटी की क्वांटिटी को डिस्कस कर लेते हैं और वो हमारा डिमांड हो जाता है। लेकिन हम इस वाले जो इस जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, और ये हमारा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो का मतलब है कि हम पूरी कंट्री की एंटायर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन दैट केस यहाँ पे सिंगल कमोडिटी का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पर बात बनती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? यहाँ पे सिंगल कमोडिटी की हम बात ही नहीं कर सकते, यहाँ पर बात आएगी कि हम यहाँ पे एक कमोडिटी की नहीं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पूरी इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उन सभी की बात करेंगे। तो इज इट फीजिबल कि हम यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड यूज करें? आपको पता है, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की है तो पूरी कंट्री में हम गुड्स की या सामानों की बात करेंगे तो हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे। इन दैट केस इज इट फिजिबल टू यूज क्वांटिटी? है, हम पूरी कंट्री में गुड्स की एंड सर्विसेज को एक क्वांटिटी में कैसे मेजर कर सकते हैं? कईयों की यूनिट्स अलग होती हैं, ग्राम्स, किलोग्राम्स, लीटर, क्वांटिटी, यूनिट्स एटसेट्रा। सो सबका मेजरमेंट डिफरेंट होता है। सो इन दैट केस वी कैन नॉट यूज द वर्ड क्वांटिटी। सो इस वजह से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो भी कंसेप्ट करेंगे, हम उसकी बात करेंगे और वो बात होगी मॉनेटरी वैल्यू की। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है कि हम उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करके देखेंगे। कि जैसे कि मान लो आप एक पेन खरीद रहे हो, ठीक है? एक पेन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी डिमांड हो गई। वो एक पेन कितने रुपए का है? 10 रुपए का। ठीक है, लेट्स सपोज वो 10 रुपए का है। तो वो जो 10 रुपीज है, अगर हम पूरी कंट्री की डिमांड के बारे में बात करेंगे, इन दैट केस हम ये नहीं कहेंगे कि वन क्वांटिटी की डिमांड हुई है, 1 यूनिट ऑफ पेन की डिमांड हुई है। हम कहेंगे ₹10 की डिमांड हुई है। जो ₹10 है उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू की गुड है उसकी डिमांड की है लोगों ने। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जब हम एग्रीगेट वर्ड पढ़ते हैं, सो इस एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग ही है टोटल। टोटल का मतलब है टोटल डिमांड, यानी टोटल डिमांड का मतलब है जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, सब की डिमांड। क्लियर? तो आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। Aggregate demand refers to the total value of final goods and services demanded in an economy in a year. क्योंकि हमारा जो भी कंसेप्ट है मैक्रो का, हम जनरली जो फ्लो कंसेप्ट्स हैं हम उसको एक सिंगल ईयर में मेजर करते हैं कि एक ईयर में जीडीपी कितना है, एक ईयर में इनकम कितना है और डिमांड कितनी है, सो
सो हमारा एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनकी टोटल वैल्यू आप देखेंगे, क्वांटिटी नहीं लिखी है, वैल्यू, वैल्यू का मतलब है रुपीस टर्म्स में, ठीक है। सो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सभी लोग, पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं या बाहर के लोग हैं, हमारी कंट्री में जितना सामान बना है उसकी जितनी भी डिमांड की जा रही है, उसको जब हम मनी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी नोन एज एग्रीगेट डिमांड। एंड इफ़ यू नो कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने भी एक पेन का एग्जांपल लिया था, दैट यू आर बाइंग 1 unit of pen and the price of pen is rupees 10, clear? So in that case what is your expenditure? Your expenditure is rupees 10, राइट। हम माइक्रो में कहेंगे कि आपने एक पेन खरीदा, बट मैक्रो में हम कहेंगे आपने 10 रुपए की डिमांड करी। सो वो जो 10 रुपए आपकी डिमांड भी है और वो 10 रुपए आपका एक्सपेंडिचर भी है। सो इस वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहलाता है। क्लियर? बाकी डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं, मैं हर एक लाइन रीड नहीं करूंगी। Clear? So aggregate demand means the demand of all goods and services in a particular year in an economy, and aggregate demand is also known as aggregate expenditure or total expenditure of the economy. Clear? Right. अब बारी आती है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये टॉपिक्स भी हमारे। सो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की, इन दैट केस हमारा क्या है कि अब आप ये देखिए कि इकोनॉमी में कौन कौन से लोग डिमांड करते हैं, उसके भी पहले मैं आपको, पहले हम देख लेते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंड हम यहाँ पे 10th की बात नहीं करेंगे कि 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरली जो सेक्टर्स हम जिसमें ब्रॉडर सेंस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं, हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं। One is household, second one is firm, third one is government, and the fourth one is external sector. Sorry. Yes. External sector. So there are 4 sectors finally. So जब हम बात करते हैं सिर्फ 2 सेक्टर्स इकोनॉमी की, यानी हाउस होल्ड एंड फर्म, बिकॉज सिंगल तो हो ही नहीं सकता। हाउस होल्ड और फर्म का काम क्या होता है? हाउस होल्ड का काम होता है कंजप्शन करना, फर्म का काम होता है प्रोडक्शन करना। क्लियर? हाउस होल्ड का काम होगा, हाउस होल्ड मीन्स फैमिलीज, फैमिलीज हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स और नीड्स। जैसे हम हैं, परिवार के जितने भी लोगों के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो आप जब भी अपनी फैमिली की नीड्स को या अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, दैट इज फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग फॉर समथिंग फॉर समवन एल्स। आप अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए जो भी खर्चा करते हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हो, सो वो आप कंसिडर आओगे हाउस होल्ड सेक्टर में। वेयर एज फर्म वो होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन, जितने भी लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो फर्म्स के अंदर आएगा। तो जनरली हमारा कि भाई हाउस होल्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी ज़रूरतें फर्म पूरी करेगा, फर्म की ज़रूरतें हाउस होल्ड पूरी करेगा। बिकॉज फर्म जो सामान बनाएगा वो कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड ही तो परचेज करेंगे ना। एंड सिमिलरली जो आपके हाउस होल्ड जो कंज्यूम कर रहे हैं वो फर्म प्रोड्यूस करके देंगी। सो जब हम सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात करते हैं, बाकी सेक्टर्स की बात नहीं करते हैं, सो दिस इज नोन एज 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर? जब हम थर्ड वाले को भी ऐड कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं, सॉरी, 3 सेक्टर होता है, नॉट थर्ड सेक्टर। उसको हम कहेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ वाले को हम जनरली ओपन इकोनॉमी कहते हैं या 4 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं।
ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि एक्सटर्नल सेक्टर को हमने इंक्लूड कर लिया है, यानी हमने बाहर के सेक्टर्स को भी यानी फॉरेन को भी इंक्लूड कर लिया है। तो जब हम गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट को, इन दैट केस गवर्नमेंट के भी कई सारे रोल होते हैं इकोनॉमी में, रोड बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, एंड जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, जो मास कंजप्शन, पब्लिक कंजप्शन के लिए गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं, सो ऑन। और एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है कि हम जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करते हैं, दिस इज एक्सटर्नल सेक्टर। क्लियर? तो ये जो चार सेक्टर हैं यही हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं किसके? एग्रीगेट डिमांड के। यानी ये चारों सेक्टर्स अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं अपने अपने पर्पस के लिए, सो वो यही हमारा जो है वो चार कंपोनेंट्स बन जाएंगे एग्रीगेट डिमांड के। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला आपका वो है कंपोनेंट है, ये हमारा पहला कंपोनेंट है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, जो एक्चुअली में हाउस होल्ड करता है, जिसको हम सी के नाम से जानते हैं। फर्म जो है वो कोई भी सामान खरीद रही है मार्केट से, तो उनका मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करना, सो दैट्स वाई आपका वो फर्म की डिमांड है। गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसको हम जी से जानते हैं, यानी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। एंड नेट एक्सपोर्ट इज नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। क्लियर? तो एक बार हम डिटेल में इसको देख लेते हैं। फर्स्ट, हाउस होल्ड का मतलब मैंने अभी भी ये डिस्कस किया कि जब हम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, सो दे आर कंज्यूमिंग फॉर द सेटिस्फैक्शन फॉर देयर वांट्स। ठीक है? तो हाउस होल्ड जितने भी लोग हैं वो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, दैट विल बी नोन एज प्राइवेट हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। क्लियर? तो अब हम जब बात करें एक हाउस होल्ड की, एक पर्सन की, तो उसकी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है डिस्पोजेबल इनकम पर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम है इनकम माइनस टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स। यानी आपको जब भी इनकम मिलती है सबसे पहले आप इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद जो बची हुई इनकम है आप उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बिकॉज ये पेमेंट करना मैंडेटरी है और ये अमाउंट आप कहीं और स्पेंड नहीं कर सकते। दैट इज वाई यहाँ पे हम हमेशा मोस्टली वो बार यूज करते हैं डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम कई बार ऐसे लिख सकते हैं वाई डी। अब वाई मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज यहाँ पे हम नोटेशंस यूज करेंगे, तो वाई का मतलब इनकम होता है, आई से इनकम नहीं होता है। सो वाई को हम इनकम से सॉरी इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे एंड डी फॉर डिस्पोजेबल। तो ये हमारी नोटेशन यूज हो सकती है। नेक्स्ट, दिस इज द कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड। फर्म्स, मैंने अभी आपको बोला कि जो फर्म्स होती हैं हमारी, ये लेट्स सपोज कोई फर्म है, बिजनेस खोला आपने, आप मार्केट में गए, आपने सामान खरीदा, तो आप जो भी सामान खरीदोगे वो आपके लिए क्या कहलाएगी? भाई डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी ना। इन्वेस्टमेंट वाली डिमांड में और हाउस होल्ड वाली डिमांड में फ़र्क है। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान खरीद रहे हैं, और यहाँ पर आप दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। सो जब भी आप उसका यूज़ एज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, सो दैट एक्सपेंडिचर इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ठीक है? सो इस वजह से जो भी फर्म्स हमारा इन्वेस्ट करती हैं, इट इज़ नोन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्लियर? सो यहाँ पे एक वर्ड हमने नोटिस करना है, यहाँ पर भी प्राइवेट है, यानी प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट सेक्टर ने डिमांड किया है, और यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है प्राइवेट, यानी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का रोल नहीं है। गवर्नमेंट का रोल अब थर्ड वाले पॉइंट में आएगा। सो हमारा थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट डिमांड, यानी जब गवर्नमेंट डिमांड करती है। सो भाई गवर्नमेंट डिमांड जब करती है, सो गवर्नमेंट दोनों तरह की डिमांड करती है, मैं नीचे लिखूंगी। जब हम बात करते हैं डिमांड जो कर रही है, और वो डिमांड कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। सो गवर्नमेंट का पर्पस दोनों हो सकता है। एक पर्पस हो सकता है हमारा कंजप्शन, और दूसरा पर्पस हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप सरकार के खर्चे देखते हैं, अगर वो रोड्स बनवा रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, सो वो हमारा इस केस में किस नाम से जाना जाएगा? वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन यहीं अगर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैसे खर्च कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर है,
लेट्स सपोज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गरीबों को अनाज बंटवाना है, या आपके हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जो सैलरी है, जो लोगों की सैलरी दी जा रही है, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो जो उनको मेंटेनेंस या उनका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है सो, तो जब भी गवर्नमेंट पब्लिक के कंजम्पशन के लिए कोई खर्चा करती है जिसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो वो हमारी गवर्नमेंट डिमांड करती है फॉर द पब्लिक कंजम्पशन पर्पस। और जब गवर्नमेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी में स्पेंड कर रही है जो फ्यूचर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, सो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? सो गवर्नमेंट कंजप्शन के लिए भी खर्च करती है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी करती है। क्लियर? सो जब भी गवर्नमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रही हैं फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन, कलेक्टिव या पब्लिक कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो गुड्स को परचेज कर रही हैं फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन, दैट इज नोन एज द कंजम्पशन डिमांड। और जब आपका वो डिमांड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम्स की एंड सो ऑन, सो इन दैट केस ब्रिजेस वगैरह है, यहाँ पर हमारा वर्ड, ये वर्ड गलती से आ गया, यस। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, डैम्स हैं, ब्रिजेस एंड सो ऑन। सो इस वजह से आपका क्या है कि अगर इन सब चीज़ों के लिए खर्चा किया जा रहा है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर? द लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? नेट एक्सपोर्ट में हमारा क्या होता है, यानी दिस इज द डिमांड फॉर द डिमांड बाय द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है जो भी हमारी बाहर के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं हैं, और वो हमारी डोमेस्टिक गुड्स को परचेज करते हैं, सर्विसेज को परचेज करते हैं, सो दैट डिमांड इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट क्यों यूज़ किया है हमने, नेट एक्सपोर्ट वर्ड यूज़ किया है जिसको हम NX के नाम से जानते हैं, विच इज इक्वल्स टू X माइनस M, बिकॉज एक्सपोर्ट हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है बाय द फॉरनर्स, एंड इम्पोर्ट उनके गुड्स की डिमांड है जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, ये आपका माइनस होना चाहिए। और जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है एक्चुअली में क्या है, ये वो सामान है जो हम उनको दे रहे हैं और ये हम वहाँ से खरीद रहे हैं। तो भाई इतनी ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पा रहे अपने गुड्स से। क्लियर? सो नेट एक्सपोर्ट आपको एग्जैक्ट डिमांड बताता है हमारे गुड्स की कि भाई फॉरनर्स एक्चुअली में हमारा कितना एक्स्ट्रा सामान लेकर जा रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। वन इज private household consumption demand, second is private investment, third is government, and fourth one is net export. Clear? तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है हम उसमें इसके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड की कर्व को कैसे बनाएंगे। तो अब इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।